हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सना लेट्स रिविजन में। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आपका 2025 में होगा उसके लिए मैं अभी से क्लासेस तैयार कर रही हूँ। तो डेली जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उसको यहाँ पे मैं हल करवाऊँगी। आपके सामने जो है केवीएस की वैकेंसी जो है लगी है, तो आपको जो है नेक्स्ट सीटेट के लिए अभी से ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी चाहिए। आपको एक नोट्स कापी में लिखना है। तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। वैलेंटाइन ने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है, या फिर स्टैंग ने कहा है, या फिर रूसो ने कहा है। रूसो ने नहीं, स्टैंग ने नहीं, स्टैनले हॉल ने नहीं, बल्कि जो है वैलेंटाइन ने कहा है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही होगा? पहला आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। विकास अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्य के लिए संरचना में एक वृद्धि को संदर्भित करता है। विकास का जो है विभिन्न चरण है, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, आप सब जानते हैं। शैशवावस्था की बात कर लो तो यह पहले वर्ष यानी बच्चे के विकास की शुरुआती अवधि को संदर्भित करता है, जिसमें बच्चा जन्म के बाद तेजी से बढ़ता है। यह विकास की एक महत्वपूर्ण अवधि मानी जाती है, जिसमें बच्चा बैठना, रेंगना, खड़ा होना चीज़ों को सीखता है। तो फ्राइड के अनुसार अगर देखा जाए तो बालक को जो बनना होता है प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में वह बन जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा फ्राइड के अकॉर्डिंग। वैलेंटाइन के अनुसार जो है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है। प्रश्न एक होगा बट कंटेंट 1000 होंगे, इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी महत्वपूर्ण लाइनें हम आपके लिए लाए हैं, तो सारी आपको जानना ज़रूरी है। शैशवावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, अलग अलग लोगों ने अपना मत दिया है। तो फ्राइड के अनुसार मैंने बता दिया, बालक जो कुछ बनना चाहता है वह प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। यह परिभाषा किसकी है? फ्राइड की है। वैलेंटाइन के अनुसार देखा जाए शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। वाटसन के अनुसार देखा जाए शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तक सीखने की तीव्रता है वह किसी अन्य अवस्था में बहुत तीव्र होती है। यह परिभाषा किसने दिया है? वाटसन ने दिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार देखा जाए 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। थांडाइक के अनुसार देखा जाए 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्नों में रहता है। यह परिभाषा किसने दी है? थांडाइक ने दी है। ये सारी लाइनें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारी लाइनें आपको याद करना पड़ेगा। तो एक बार इन सारी चीज़ों को आपको इन सारे पॉइंटों को पढ़ लेना है। शैशवावस्था में विकास कैसे होता है, भाषा विकास, उसके बाद भावनात्मक विकास, साथ ही साथ आपका शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, इन सबको एक बार पढ़ लेना है। संज्ञानात्मक विकास, ये वाला भी स्लाइड आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो। शैशवावस्था के लिए हमने बता ही दिया है। पूर्व बाल्यावस्था और आपका उत्तर बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे शैशवावस्था की बात कर ले तो यह पहले वर्ष या बच्चे के विकास की शुरुआती अवधि को संदर्भित करता है। इस चीज़ को हमने अभी भी बताया। और बैठना, घिसकना और ये जो है खड़ा होना इत्यादि चीज़ें यहाँ पे होती हैं। पूर्व बाल्यावस्था में इसका तात्पर्य 2 से जो है 7 वर्ष की आयु से है, ये इसको याद रखना है। टॉय एज कहा जाता है, इसको भी याद रखना है। इसका तात्पर्य 7 से 12 वर्ष से है, यानी उत्तर बाल्यावस्था का। तो ये सारे पॉइंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको सारी बातों को याद रखना है। सवाल नंबर 2, शिक्षक बच्चों में जटिल अवधारणाओं को समझने की सुविधा कैसे दे सकता है? प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा आयोजित करके, या दोहराव यांत्रिक अभ्यास करके, या फिर व्याख्यान दे करके, या फिर अन्वेषण और चर्चा के अवसर प्रदान करके। ये सारे व्याख्यान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी लाइन शिक्षक बच्चे के जीवन में सबसे जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। विशेष रूप से योजना और समर्पण के माध्यम से बच्चे जटिल अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए एक सहायक के रूप में कार्य पर अध्यापन का लाभ अधिकतम होता है। शिक्षकों की भूमिका शिक्षार्थियों को उनके सीखने में सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में देखना, न कि ज्ञान के प्राप्तकर्ता के रूप में देखना। तो शिक्षक सहायता को विकास के उपयुक्त अभ्यास के एक आवश्यक घटक के रूप में देखा जाता है। ये रहा आपका थर्ड सवाल, सेम उसी तरह है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। शिक्षक बच्चे की जटिल अवधारणा की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान दे करके, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था कर करके, या फिर अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, या फिर बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। यांत्रिक अभ्यास, व्याख्यान और जो है यहाँ पे प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, प्रतियोगी के लिए नहीं ना,
प्रतियोगात्मक अवसर यहाँ पे दे रहा है, अवसर देख के ही नहीं मार देना है ऑप्शन, है ना, तो ध्यान रखना है। तो अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके शिक्षक जटिल अवधारणाओं की समझ को जो है सहज कर सकता है, सरल कर सकता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये अभी हमने यहाँ पे वाक्य बताया, शिक्षक को अन्वेषण और चर्चा अवसर प्रदान करके बच्चों में जटिल अवधारणाओं को समझने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। एक शिक्षक को युवा बच्चों को परिपूर्ण विकसित करने और बढ़ने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए धैर्य और दृढ़ता के साथ एक संवादात्मक भूमिका निभानी चाहिए। और आपके ये सारे जो नोट में लिखे हैं सारे नेगेटिव टैग हैं, व्याख्यान देना, प्रतिस्पर्धी परीक्षा देना, उच्च ग्रेड देना, ये सारी चीज़ें दोहराव, याद करना, अभ्यास जटिल अवधारणाओं को समझने में जो है मदद नहीं करते हैं, इसलिए क्या है, नकारात्मक हैं। और इसलिए एक शिक्षक को अन्वेषण और चर्चा के अवसर प्रदान करके बच्चों में जो है जटिल अवधारणाओं को समझने में जो है सुविधा प्रदान करना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये सवाल भी अभी अभी हमने करवाया है। पहले सवाल में सीखने का आदर्श काल कौन से स्टेज को माना जाता है? किशोरावस्था को, शैशवावस्था को, या फिर आपका किशोरावस्था शैशवावस्था को, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। सीखने का आदर्श काल अभी अभी हमने बताया कि वो किसने दिया है, वैलेंटाइन ने दिया है। किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न में ज़्यादा समय आपको नहीं लगाना है। क्या पता कोई भी परिभाषा दे करके आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो फ्राइड के अकॉर्डिंग, वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग, वाटसन के अकॉर्डिंग, क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग एंड थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग जो भी परिभाषाएं हैं उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इसको बता चुकी हूँ इसलिए रिपीट नहीं करूँगी चीज़ों को यहाँ पे ना। ये 2022 से पहले आए हुए सवाल हैं, वो भी जो है कंटेंट के सवाल हैं। तो कंटेंट के सवाल थोड़ा छोटे मिलते हैं, बट जो पेडागोजी के सवाल होते हैं वो थोड़ा घुमावदार, खूब लंबे चौड़े होते हैं। जो है एक बेस बनाने के लिए छोटे छोटे सवालों से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी बहुत ही दूर है, यानी 5 मंथ 6 मंथ है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। आपको पहला प्रश्न ये करा है कि विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है? प्रारंभिक बचपन की अवस्था से, जन्म पूर्व से, शैशवावस्था से, या फिर मध्य बचपन की अवस्था से? विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है ये चीज़ आपको बताना है। जन्म से पूर्व आपका यहाँ पे शुरू होता है, यानी जन्म से पूर्व गर्भावस्था में ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा? आपका बी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। यह एक व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म पूर्व अवस्था से शुरू होती है, यानी गर्भावस्था से शुरू होती है। इसे ही प्रसव पूर्व कहा जाता है या जन्म पूर्व अवस्था कहा जाता है। शिशु माँ के गर्भ के अंदर विकसित होता है और प्रसव पूर्व विकास के 3 अलग अलग चरण से गुजर करके परिपक्वता तक पहुँचते हैं। तो शैशवावस्था की अवस्था को कुछ विशेषताएं थी, तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट इतना ही याद रखना है कि यह एक व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। वृद्धि जो होती है एक टाइम पे रुक जाती है, यानी परिपक्वता आने पर रुक जाती है। सबकी लंबाई जो है एक समय आता है रुक जाती है, बट विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। स्टार्ट कब से होती है? गर्भावस्था से, जन्म पूर्व अवस्था से। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये शायद आपका 5वां क्वेश्चन है। तो इसमें आगे आपका विकास प्रारंभ होता है किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से, गर्भावस्था से, या फिर आपका शैशवावस्था से। तो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यह एक व्यापक निरंतर प्रक्रिया, इस चीज़ को हमने बता दिया। जन्म पूर्व अवस्था से शुरू होता है, यानी गर्भावस्था से शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताया। तो वही सेम व्याख्या ये भी है, तो रिपीट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ये आपका 6ठा सवाल है। तो बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? ये चीज़ आपको बताना है। बाल्यावस्था में होती है, शैशवावस्था में होती है, या फिर किशोरावस्था के अंत में होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो शैशवावस्था में नहीं, कब होती है? बाल्यावस्था में। इसलिए इस प्रश्न का आंसर पहला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्लास को छोड़ करके जाना नहीं है, क्योंकि सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपका 7 नंबर सवाल है। संरचनावादी ढांचे में शिक्षण जो है मुख्य रूप से क्या है? रटने पर केंद्रित है, सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है, या फिर
प्रानुकूलन के माध्यम से हासिल करने पर केंद्रित है या फिर अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित है। कह रहा है कि रटने पर आधारित है, सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है, नो, ना ही आपका प्रानुकूलन के माध्यम से हासिल करने पर जो है किया जाता है। अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित है, इसलिए आपका इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा? डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रानुकूलन क्या है इस चीज़ को यहाँ पे समझना है, और सीखना क्या है इस चीज़ को भी आपको समझना है। सीखना नए व्यवहार का अधिकरण या अनुभव के परिणाम स्वरूप पुराने व्यवहार को मजबूत या कमज़ोर होने को कहते हैं। तो यह जो है व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तनों को दर्शाता है। इसमें ज्ञान, आदत और दृष्टिकोण का अधिकरण भी शामिल है। प्रानुकूलन जो होता है सीखने का एक रूप है जिसमें किसी प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए या तो जो है एक प्रोत्साहन या संकेत तेजी से प्रभावी हो जाता है, या फिर एक अच्छी तरह से निर्दिष्ट और स्थिर वातावरण में बढ़ती नियमितता के कारण प्रक्रिया तक पहुंचा जाता है। तो ये आपका प्रानुकूलन है, और आपका इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अर्थ निर्माण की प्रक्रिया आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शन आपका यहाँ पे अलग हुए हैं। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? अनुबंधन द्वारा अर्जित होती है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, या फिर अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, या फिर प्रबलन पर केंद्रित है। तो वैसे ही दो ऑप्शन हमने काट दिए, तो आपको अब यहाँ पे आंसर बताना है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? अनुबंधन द्वारा अर्जित नहीं है, बल्कि अवबोधन ज्ञान की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा? आपका सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। संरचनावादी ढांचे में छात्रों को मौजूदा अर्थ निर्माण और समझ के साथ नए ज्ञान और सीख को समायोजित और आत्मसात करना होता है। छात्रों को बहुत सक्रिय और सहभागी होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें शिक्षक के साथ साथ ज्ञान के वर्तमान रुझानों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो लेट्स रिवीजन को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक से क्या होगा कि जो यूट्यूब है वो हमारी वीडियो को और लोगों तक भेजेगा।